मेहमानों के सामने नंद का पहनावा और मेहमानों के पीछे से पहनावा। सुबह का समय था। घर के आंगन में तुलसी के पास धूप पड़ रही थी। सौम्या आईने के सामने खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग की सादी सलवार कमीज पहन रखी थी। दुपट्टा ठीक वैसे ही सिर से कंधे तक फैला हुआ जैसा उसकी माँ को पसंद था। आईने में खुद को देखते हुए उसके चेहरे पर सवाल था पर मुस्कान नहीं। हर दिन यही सलवार, यही दुपट्टा, क्या जिंदगी भी इसी तरह बंधी रहेगी? तभी पीछे से माँ की आवाज आई, सौम्या, दुपट्टा ठीक कर लो, गले से जरा ढीला लग रहा है। लड़की का पहनावा ही उसकी पहचान होता है। सौम्या ने बिना कुछ कहे दुपट्टा और ठीक कर लिया। माँ, पहचान सिर्फ कपड़ों से ही क्यों बनती है? क्योंकि समाज पहले कपड़े देखता है, दिमाग बाद में। इतने में बाहर से पिता के कदमों की आवाज आई। राजवीर सिंह अखबार हाथ में लिए अंदर आए। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह बहस? कुछ नहीं, आपकी बेटी को आजकल बहुत सवाल सूझने लगे हैं। राजवीर सिंह ने अखबार नीचे रखा और सौम्या को ऊपर से नीचे तक देखा। देखो सौम्या, कॉलेज वॉलेज की आवाज ज्यादा मत लगने दो। आजकल की लड़कियां जो पहनती हैं वो पहनावा नहीं, तमाशा होता है। सौम्या चुप रही, लेकिन उसके मन में हलचल थी। विश्वविद्यालय का कैंपस हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। कोई जीन्स टॉप में, कोई शॉर्ट ड्रेस में, कोई कुर्ती के साथ जैकेट पहने हुए। सौम्या अपनी सहेलियों रिद्धिमा और शिवांगी के साथ चल रही थी। सौम्या, तू हमेशा इतनी सिंपल क्यों रहती है? एक दिन जीन्स पहन के आजा, क्या जाएगा? मेरे घर में जीन्स पहनना ऐसे देखा जाता है जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। अरे यार, ये तो ज्यादती है। कपड़े पहनने से संस्कार थोड़ी बदल जाते हैं। उसी समय पास से कुछ लड़कियां गुजरी। छोटी स्कर्ट, टॉप, खुले बाल, आत्मविश्वास से भरी चाल। सौम्या की नजर अपने आप उनकी तरफ चली गई। काश मैं भी कभी ऐसे कपड़े पहन पाती, बस एक दिन। तू क्या सोच रही है? सोच रही हूँ मैं कभी अपनी मर्जी से कपड़े पहन पाऊंगी। जब तेरी शादी होगी तब शायद। ये सुनते ही सौम्या चुप हो गई। शाम को सौम्या घर पर लौटी। पिता बैठक में बैठे थे और टीवी पर कोई धार्मिक प्रवचन चल रहा था। नारी का सौंदर्य उसकी मर्यादा में होता है। राजवीर सिंह ने आवाज थोड़ी और बढ़ा दी। सुन रही हो सौम्या? आजकल की लड़कियों को यही सुनना चाहिए। सौम्या ने सिर हिला दिया। पापा, अगर कोई लड़की आधुनिक कपड़े पहनती है तो क्या उसकी मर्यादा कम हो जाती है? ये सुनकर टीवी बंद कर दिया गया। बहस मत करो। जब पिता कुछ कहे तो मान लेना चाहिए। हमारे घर की लड़कियां ऐसी नहीं होती। तेरी माँ भी तो कभी जीन्स नहीं पहनी, फिर भी हम खुश हैं। खुश या बस समझौता? रात को सौम्या अपने कमरे में थी। अलमारी के कोने में एक पुरानी मैगजीन रखी थी फैशन की। वो उसे निकाल कर देखने लगी। तभी माँ आ गई। ये सब क्या देख रही हो? सौम्या घबरा गई। बस ऐसे ही देखकर ही लड़कियां बिगड़ती है। हमें तुम्हारे लिए अच्छा घर देखना है, समझी? अच्छा घर मतलब? जहाँ बहू संस्कारी हो, साड़ी पहने, सिर ढका हो। ऐसा कहकर माँ वहाँ से चली गई। वही सौम्या बिस्तर पर बैठ गई। अगर यही जिंदगी है तो क्या मेरी कोई पसंद नहीं? क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उस रात सौम्या को नींद ही नहीं आई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद से वादा किया, मैं एक ऐसा ससुराल चाहूंगी जहाँ मुझे मेरी पसंद से जीने दिया जाए, जहाँ आधुनिक पहनावा पाप ना हो। बाहर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। घर शांत था, लेकिन सौम्या के अंदर एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। सौम्या के परिवार वालों ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। कुछ ही दिनों में शादी की शहनाइयां बज चुकी थी। सौम्या भारी लाल साड़ी में दुल्हन बनी बैठी थी। गहनों का बोझ सिर से ज्यादा मन पर था। कहते हैं रईस घर है, शायद सोच भी खुली होगी। वहीं विदाई के समय पिता राजवीर सिंह ने उसे समझाया, बेटा, ससुराल में मर्यादा सबसे पहले होती है। अपने संस्कार कभी मत भूलना। जी पापा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी। सुबह के पहले किरण के साथ सौम्या अपने रईस हवेली जैसी कोठी में आ गई, जहाँ साफ सुथरा आंगन, बड़ी बैठक, दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें। सुबह सास सुमैया की आवाज गूंजी, बहू,
उठ गई हो? घर की बहू देर तक नहीं सोती। सौम्या जल्दी से उठी, साड़ी संभालते हुए बाहर आई। अच्छा है ठीक से साड़ी पहनती हो। अच्छा है ठीक से साड़ी पहनती हो। आजकल की लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या पहन लेती हैं। सौम्या हल्की मुस्कान के साथ चुप रही। यहाँ भी वही कहानी, क्या नसीब पाया है। दोपहर को रोहन कमरे में आया। सब ठीक है? माँ ज्यादा कुछ कह तो नहीं रही? नहीं, बस नियम थोड़े ज्यादा हैं। अरे ये तो हर घर की कहानी है, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। सौम्या ने उसकी बात पर भरोसा करना चाहा। साथ ही उसी घर में 2 ननंद भी थी, पायल और नंदिनी। दोनों सलवार कमीज में सलीके से रहती थी। जब भी कोई रिश्तेदार आता, देखो मेरी बेटियां कितनी सादगी से रहती है, यही असली संस्कार है। हाँ भाभी, आजकल ऐसी लड़कियां मिलना मुश्किल है। पायल और नंदिनी सिर झुकाकर मुस्कुरा देती। सौम्या पास खड़ी सब देखती। सब कुछ इतना परफेक्ट, शायद ज्यादा परफेक्ट। एक दिन सौम्या ने हल्की सी कोशिश की। घर में कोई बाहर नहीं जाने वाला था, बस साड़ी की जगह एक सिंपल कुर्ती लेगिंग पहन ली। तभी उस पर सास की नजर पड़ जाती है। ये क्या पहन रखा है? बस घर के लिए ही है। घर के लिए भी मर्यादा होती है। बहू हो तुम, बेटी नहीं। तभी पास बैठी नंदिनी बोली, भाभी माँ सही कह रही है, परंपरा निभानी चाहिए, आपको भी। पायल ने भी हाँ में सिर हिलाया। सौम्या की आंखें झुक गई। इसी तरह दिन बीतते गए। हर तारीफ नंदों की, हर तुलना सौम्या से। बहू भी ठीक है, पर बेटियों जैसी बात कहाँ। ये सुनकर सौम्या अंदर से टूटती। कभी कभी वो नंदों की अलमारी के पास जाती। एक दिन गलती से दरवाजा खुल गया, जहां अंदर जीन्स, टॉप, शॉर्ट ड्रेस। सौम्या चौंक गई। ये क्या? तभी पायल आ गई। अरे भाभी, ये मेरी सहेली के हैं, उसने यहाँ रख दिए थे, बस मैं देना भूल गई। हाँ बेना, क्या क्या सोच लेती है। सौम्या ने सब कुछ नहीं कहा, पर मन में सवाल और गहरे हो गए। एक रोज दोपहर सौम्या बाजार से लौट रही थी। दूर से उसने एक जानी पहचानी शक्ल देखी। शॉर्ट ड्रेस, खुले बाल, चश्मा। वो और कोई नहीं, नंदिनी थी। ये देख सौम्या ठिठक गई। ये नंदिनी? नंदिनी ने उसे नहीं देखा और आगे बढ़ गई। वहां सौम्या का दिल तेज धड़कने लगा। वो किसी तरह घर गई और रात को सौम्या बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। तो मतलब जो दिखता है वो सच नहीं, मेहमानों के सामने कुछ और पीछे कुछ। बाहर से हंसी की हल्की आवाज आई, नंदों के कमरे से। सौम्या उठकर दरवाजे की ओर देखने लगी। एक दिन सच सामने आएगा। सुबह का समय था। घर में रोज की तरह पूजा की तैयारियां चल रही थी। सास सुमैया मंत्रों में डूबी थी। ससुर नंदराम अखबार पढ़ रहे थे। उसी समय नंदिनी ने जल्दी जल्दी दुपट्टा संभाला। माँ, हम पायल के साथ थोड़ी देर में लौटेंगे, सहेली का जन्मदिन है। ठीक है, पर समय का ध्यान रखना और वही पहनना जो घर की बेटी को शोभा दे। नंदिनी ने सिर झुका लिया। सौम्या सब देख रही थी। आज कुछ अलग है। कुछ ही देर बाद पायल और नंदिनी घर से निकली। सौम्या ने बिना किसी को बताए अपना दुपट्टा ठीक किया और पीछे पीछे चल पड़ी। बाजार के पास सार्वजनिक वॉशरूम था। सौम्या दूर खड़ी रही। कुछ मिनट बाद पायल और नंदिनी अंदर गईं। थोड़ी देर बाद जो बाहर निकली वे वही नहीं थी जो अंदर गई थी। जीन्स, टॉप, खुले बाल, आत्मविश्वास। सौम्या की आंखें फैल गई। तो यही है सच। वो खुद भी अंदर चली गई। वॉशरूम के अंदर पायल आईने के सामने खड़ी थी। नंदिनी लिपस्टिक लगा रही थी। तभी सौम्या सामने खड़ी दिखी। भाभी आप? नंदिनी के हाथ से लिपस्टिक गिर गई। भाभी वो हम। सौम्या ने कोई ऊंची आवाज नहीं की। अब बहाने मत बनाना, आज सच सुनना है। पायल की आंखों में आंसू भर गए। भाभी हम भी आपकी तरह ही हैं। घर में सास भी सोच समझ कर लेनी पड़ती है। मेहमानों के सामने हम संस्कारी और बाहर निकलते ही अपनी असली पसंद। तो फिर माँ के सामने वो तारीफें नहीं, पर्दा है भाभी, घर को खुश रखने का पर्दा। हमने तय कर लिया है, घर वालों को उनकी परंपरा और खुद को हमारी आजादी छीनने नहीं देंगे। ये सुन सौम्या की आंखें नम हो गईं। मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी, पर क्या करें। तीनों बाहर निकली। हवा में हल्कापन था।
भाभी, आज पहली बार लगा कि कोई हमें समझता है। कभी कभी आप भी हमारे साथ चलिएगा। सौम्या ने पहली बार दिल खोलकर हंसते हुए सिर हिलाया। इसके बाद सब बदल गया, लेकिन दिखने में नहीं। घर में वही साड़ी, वही सलवार, मेहमानों के सामने वही मर्यादा। देखो हमारी बहू और बेटियां कितनी सादगी। पीछे से सौम्या और नंदे एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान बांटती हैं। कभी बाजार, कभी कैफे, कभी कॉलेज के पास। जीन्स, ड्रेस, खुले बाल। तो ये है वो दुनिया जिससे मुझे डराया गया। डरो नहीं भाभी, बस समझदारी चाहिए। घर में संस्कार, बाहर स्वभाव। तीनों जोर से हंस पड़ी। एक शाम सौम्या खिड़की से बाहर देख रही थी। घर में औरतें चल रही थी। शायद बदलाव धीरे आता है, जब तक नहीं आता तब तक संतुलन ही सही। पीछे से रोहन की आवाज आई। सब ठीक है? हाँ, अब सब ठीक है। इस तरह घर में मेहमानों के सामने परंपरा रही और मेहमानों के पीछे से पसंद। राजस्थान के अलवर जिले में वीर सिंह की हवेली, जो कभी राजाओं के जमाने की निशानी थी, आज भी उतनी ही रौबदार थी। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, दीवारों पर सुनहरी नक्काशी और बीच आंगन में विशाल फव्वारा, मानो वक्त यहीं ठहर गया हो। रत्ना, आज सुबह फिर पंडित जी आए थे। बोले घर में वारिस का होना अब बहुत जरूरी है। खानदान की वंश बेल बिना किलकारी के सूनी लगती है। आप हर बार यही बात दोहराते हैं वीर सिंह जी। मैंने दो दो बहुओं को घर में लाकर देखा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब जो होना है भगवान जाने। अरे बहू रत्ना, सब्र रखो। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। मेरे तीनों पोते जवान हैं, एक न एक तो वंश बढ़ाएगा ही। हवेली के पिछले हिस्से में रसोई घर था, जहां शांति देवी सब्जी काटते काटते बेटी से बात कर रही थी। राधा, ध्यान से काट बेटिया। ये राजघराने वाले हैं, इनके खाने में जरा भी कमी हुई ना तो डांट पड़ती है। अम्मा, मुझे तो लगता है ये लोग इतने गहनों में कैसे चलते होंगे। वो जो जोधा भाभी है, उनके पाँव की पायल भी मेरे हाथों से भारी होंगी। हंस मत बिटिया, अमीर की चीजें देखने में अच्छी लगती है पर ओढ़ने में भारी पड़ती है। उसी वक्त भानुमति दीदी रसोई में आई। अरे शांति, क्या बना रही हो आज? दादी साहब, आज बाजरे की रोटी और लौकी का रायता बना रही हूँ। राधा हाथ बटा रही है। वाह, बिटिया के हाथ में सुगंधता झलकती है। राधा, तू पढ़ी लिखी है? थोड़ी बहुत दादी साहब, गांव के स्कूल में 5वीं तक पढ़ी हूँ। बस वही काफी है। दिल में सच्चाई और हाथ में हुनर हो तो राजघराने की बहू बनने में क्या देर। दादी साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम लोग तो नौकर हैं। कभी कभी भगवान नौकरों के घर भी लक्ष्मी भेज देता है शांति। अगले दिन शाम को रतन सेन हवेली के बगीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और राधा पौधों में पानी दे रही थी। अचानक उसकी चूड़ी फिसलकर गिर पड़ी। ये तुम्हारी है? जी ठाकुर साहब। इतना मत झुको। इज्जत इंसान के कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। पर मैं तो बस नौकरानी की बेटी हूँ। और मैं बस एक इंसान जो तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वाले की कद्र करता है। राधा कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों में पानी था और मन में हलचल। उस दिन से रतन सिंह का दिल उसी गरीब लड़की पर ठहर गया। रतन सिंह ने रात में दादी सा को सब बात बताई। दादी सा, मैं जानता हूँ समाज हंसेगा, माँ नाराज होंगी, पर मुझे राधा से विवाह करना है। हाँ बेटा, मुझे भी वो पसंद है। अगर तूने मन बना लिया है तो मैं तेरे साथ हूँ। बाकी लोग क्या कहेंगे ये सोचने का काम बुज़दिलों का होता है। अगली सुबह भानुमति ने पूरा परिवार बैठक में बुलाया। मैंने एक फैसला लिया है। हमारे खानदान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब रतन पर है और वो अपनी बहू खुद चुन चुका है। कौन है वो लड़की? शांति की बेटी राधा। क्या वो रसोई में काम करने वाली अब नौकरानी बनेगी राजघराने की बहू? वाह दादी साहब, तो हमारी हवेली में भी गरीबों की चांदी है। चुप रहो सब।
ये हवेली खून से नहीं संस्कारों से चलती है, और राधा में वो संस्कार है जो तुम सब में नहीं। अगर आप सब चाहती है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर ये परंपरा टूट जाएगी। कभी कभी परंपराएं तोड़नी पड़ती है ताकि इंसानियत बची रहे। कभी कभी किस्मत गरीबों की झोली में वो डाल देती है जिसकी अमीर कल्पना भी नहीं करते। शादी का दिन पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई कह रहा था नौकरानी की बेटी राजघराने में बहू बन गई। बिटिया, ये तो भगवान का खेल है, तू अपने संस्कार मत भूलना। अम्मा, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी, चाहे अब कितने भी गहने पहन लूं। हे भगवान, मेरी बिटिया पर अपनी कृपा बनाए रखना। बारात में शान और शौकत का आलम था। ऊंट, हाथी, ढोल, नगाड़े, पर बीच में सबकी नजरें उस गरीब लड़की पर थी जो अब राजघराने की बहू बन रही थी। लक्ष्मी जैसी बहू आई है हमारे घर। लक्ष्मी हो या नहीं, वक्त ही बताएगा। अब देखना ये गरीब बहू कैसे रानी बनती है या फिर हमारे पैरों की धूल बनती है। शादी के बाद राधा को भारी जेवरों और चमकदार कपड़ों में देखा गया, पर उसके भीतर की सादगी वैसी ही रही। देखो हमारी नई बहू कैसी लग रही है, बिल्कुल सच्ची राजकुमारी। दादी सा, मैं ऐसे भारी गहनों की आदी नहीं हूँ। अब तू राजघराने की बहू है, तुझे सब सीखना होगा। जी हुकुम। एक दिन हवेली में पूजा रखी गई। राधा खुद पूजा की तैयारी में लगी थी। वो झुककर दादी के चरण छूने लगी। सदा सुहागन रहो बेटिया, तुम्हारे हाथों में रजवाड़े की किस्मत है। मैं बस सबका प्यार चाहती हूँ दादी सा। वो तुझे जरूर मिलेगा, पर रास्ता आसान नहीं होगा। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, कठिन रास्ते तो मेरी पहचान है। उस रात हवेली के आसमान पर चांद चमक रहा था और नीचे किसी के दिल में नया सपना पल रहा था। गरीब नौकरानी की बेटी अब राजघराने की बहू थी, पर राजमहल की दीवारों के भीतर ईर्ष्या और अहंकार के साए भी मंडराने लगे थे। हर का अब वो दादी सा हर काम राधा से करवाती है। पूजा पाठ, रसोई, यहाँ तक कि ठाकुर साहब की चाय भी वही देती है। और रतन सेन तो उसके दीवाने हो गए हैं। अब तू ही बता, अगर राधा से बच्चा हो गया तो हमारा क्या होगा? फिर तो ये हवेली उसी गरीब की हो जाएगी। नहीं जोधा, ऐसा होने से पहले हमें कुछ करना होगा। राधा की शादी को 3 महीने बीत चुके थे। हवेली में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर भीतर ही भीतर कई भावनाएं उबल रही थी। राधा अब भी सादगी से रहती थी, ना कोई घमंड, ना दिखावा। हर सुबह वह पूजा करती, फिर नौकरों से बात करती और मिलकर उनके साथ काम कराती। अरे बहू, तू अब भी रसोई में है? तू तो राजघराने की बहू है। दादी सा, ये मेरा घर है और घर का काम करने से बहू छोटी नहीं होती। छोटी नहीं होती, पर देखने में नौकरानी जरूर लगती है। रत्ना, तू भूल मत जा, इसी बहू के आने से इस घर में फिर से रौनक आई है। रौनक आई है या नौकरों की भीड़, कौन जाने। कुछ हफ्तों बाद राधा की तबीयत बिगड़ने लगी। वह सुबह सुबह पूजा करते हुए बेहोश हो गई। सब घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया। बधाई हो ठाकुर साहब, आपकी पत्नी मां बनने वाली हैं। क्या कहा आपने? सच? जी हाँ, राधा गर्भवती है। पूरा आंगन खुशियों से गूंज उठा। भानुमति ने भगवान को धन्यवाद कहा। रतन सेन ने मिठाई बंटवाई और ढोल नगाड़ों की आवाज से हवेली गूंज उठी। भानुमति माँ, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब घर में वारिस आने वाला है। हाँ रत्ना, जिस बहू को तूने नौकरानी कहा था, उसकी कोख रजवाड़ी खानदान का मान बढ़ाने वाली है। बहू, मेरे सारे शिकवे भूल जा, तूने हमारा वंश बचा लिया। मासा, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। पर हर कोई खुश नहीं था। जोधा और हरका के दिल में ईर्ष्या का जहर पलने लगा। देखा तूने, राधा अब सबकी लाडली बन गई है। मासा भी उसे गले लगाती है। अब तो हमारी कोई पूछ ही नहीं। जब बच्चा पैदा होगा हमें सब भूल जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बच्चा पैदा ही ना हो। समझ गई मैं। थोड़ा ज्यादा काम, थोड़ा ज्यादा थकान और बाकी काम तो किस्मत कर देगी। अगले ही दिन से राधा को हर काम में झोंक दिया गया। राधा,
जरा ऊपर वाले कमरे से वो भारी संदूक नीचे ला। भाभी, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। अरे तो क्या अब रजवाड़ी बहुएं सोती रहेंगी? थोड़ा काम करेगी तो क्या हो जाएगा? राधा बेबस होकर भारी संदूक उठाने लगी, पर तभी शांति देवी वहां आ गई। राधा, ये क्या कर रही है तू? तेरी हालत में ऐसा काम नहीं करते। अम्मा, भाभिया कह रही थी। उनकी मत सुन, तू बस आराम कर। अरे अरे, अब नौकरानी की माँ हमें सिखाएगी। बस करो जोधा, अगर एक शब्द और बोली ना तो हवेली से बाहर निकाल दूंगी। जोधा और हरका दोनों चुप हो गए, पर उनके मन का जहर बढ़ता गया। 6 महीने बीत गए। राधा का पेट अब साफ दिखने लगा था। पूरी हवेली में हलचल थी। रजवाड़ी खानदान में गोद भराई होगी। रत्ना देवी ने खुद जयपुर से डिजाइनर लहंगा मंगवाया। भानुमति ने सोने की चूड़ियां निकलवाई और शांति देवी अपनी बेटी के लिए अपनी पुरानी साड़ी लेकर आई। बेटिया, ये साड़ी मैंने तेरी शादी के दिन के लिए सहेज कर रखी थी। आज तेरी गोद भराई में तू यही पहनेगी। अम्मा, मैं तो वही पहनूंगी जो आपके हाथ का आशीर्वाद हो। राधा की गोद भराई का दिन नजदीक आया तो जोधा और हरका ने एक और चाल चली। उन्होंने तय किया कि राधा को खीर में गर्भ निरोधक गोलियां डालकर खिलाई जाए। राधा को बस 2 चम्मच खीर खानी है, फिर जो होगा वो भगवान जाने। और जब बच्चा नहीं रहेगा तो सब इसे किस्मत का दोष देंगे। समारोह के दिन हवेली में ढोल नगाड़े बज रहे थे। राधा को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भारी लहंगा, माथे पर टीका और पेट पर हल्का आंचल रखा गया। आंगन में पूरा गांव इकट्ठा था। देखो कैसी लग रही है हमारी बहू, जैसे स्वर्ग से उतर कर आई हो। आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। शांति देवी भीड़ में बैठी सब देख रही थी। तभी उनकी नजर रसोई की तरफ पड़ी, जहां जोधा और हरका खीर में कुछ मिला रही थी। हे भगवान, ये तो जहर है। समारोह शुरू हुआ। राधा के सामने थाल में खीर रखी गई। लो देवरानी साहब, अपने गोद भराई की खीर खाओ। तभी शांति देवी भीड़ चीरते हुए वहां पहुंची। रुको, कोई राधा को ये खीर मत खिलाए। सब स्तब्ध रह गए। क्या हुआ शांति, तू ऐसे क्यों चिल्ला रही है? इस खीर में बच्चे के लिए जहर है। आपकी दोनों बहुओं ने इसमें गोलियां मिलाई है। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। क्या ये सच है? जोधा और हरका? नहीं नहीं दादी साहब, हमने कुछ नहीं किया। हाँ दादी साहब, ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर विश्वास ना हो तो ये खीर किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। रत्ना देवी ने तुरंत नौकर को भेजा। थोड़ी देर बाद खबर आई कि खीर में वाकई गर्भ निरोधक दवाई थी। लानत है तुम दोनों पर। जिस बहू ने इस घर का नाम रोशन किया, उसे के बच्चे को मारने चली। मैंने तुम्हें अपनी बेटियां समझा था। जोधा और हरका दोनों गिड़गिड़ाने लगी। मासा, हमसे गलती हो गई। हम बस डर गए थे। हम नहीं चाहती थी कि हमारा स्थान कम हो जाए। मासा, दादी साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। सबने हैरानी से राधा की ओर देखा। इतनी बड़ी गलती और तू कहती है माफ कर दो? हाँ दादी साहब, अगर ये मुझसे ईर्ष्या करती है तो मैं इन्हें माँ बनने का सुख दे दूंगी। मेरे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी उसे मैं इन्हें गोद दे दूंगी, ताकि रजवाड़ी खानदान में कोई भी उपेक्षित न रहे। पूरा आंगन राधा के शब्दों से गूंज उठा। रत्ना देवी, भानुमति और रतन सेन की आंखों में आंसू थे। राधा, तूने आज इस घर का सिर ऊंचा कर दिया। अब समझी मैं क्यों भगवान ने तुझे इस घर की बहू बनाया। कुछ महीनों बाद हवेली में बच्चे की किलकारी गूंजी। राधा ने एक बेटे को जन्म दिया। उस दिन पूरा गांव मिठाई बांट रहा था। वो दिन आ ही गया जब इस हवेली में किलकारी गूंजी, और ये सब हमारी गरीब बहू राधा की वजह से हुआ। गरीबी गहनों से नहीं मापी जाती माँ जी, बल्कि दिल की दौलत से। अम्मा देखो, आपकी नाते नहीं, आपकी दुआ जन्मी है। जोधा और हरका दोनों राधा के कदमों में झुक गए। बहन, तू सच में देवता है। हमने तेरे साथ जो किया वो माफ कर दे। अब सब भूल जाओ। ये बच्चा हमारा नहीं, पूरे खानदान का है।
ढोल नगाड़े फिर बजने लगे। हवेली की दीवारों पर सजे झूमर चमक रहे थे और राधा, गरीब नौकरानी की बेटी, अब रजवाड़ी खानदान की असली लक्ष्मी बन चुकी थी।